नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आरजे एकेडमी पर। और मित्रों, जैसे कि आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला की अन्य शैलियाँ थी उनके भी वीडियो डालो, तो मित्रों आज अपन उन्हीं के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मित्रों, जो 14 फरवरी के दिन अपने देश के कुछ जवान अपने देश के लिए जो शहीद हुए हैं, जो बलिदान देकर गए हैं, उनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अपने जम्मू कश्मीर में 42 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। भारत माता के उन सभी वीर पुत्रों को और उन सभी माताओं को जिन्होंने इस प्रकार के शहीद बने थे, उन सभी को हमारी तरफ से सलाम। देखिएगा मित्रों, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने सबको आश्वासन भी दिलाया है कि जल्द ही जो इस आतंकवादी घटना को जो अंजाम देने वाले एजेंसी है या फिर जो कमेटी है, उसके खिलाफ जल्द ही कड़ी जो फैसला है वो लिया जाएगा। और जो इन आतंकवादियों को अपने भारत में शरण देने का कार्य करता है, उन शरणार्थियों के खिलाफ भी जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। और देखिएगा मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, एक जवान, एक फौजी जब पूरी रात भर जागकर एक अपने देश की सुरक्षा करता है, अपने देश की रक्षा करता है, तभी जाकर आज अपन इस देश में एक चैन भरी नींद ले पाते हैं। तो मित्रों, कुछ फिर भी अपवाद है अपने इस राष्ट्र में, जो उन फौजियों को ही जो अपने देश की रक्षा करते हैं, उन्हीं को इन प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में बांधकर उनको वीर शहादत प्राप्त करवा देते हैं। देखिएगा मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो, ये न्यूज़पेपर में, टीवी में भी आ रहा है कि 17 फरवरी के दिन जो है वो पूरा भारत बंद करवाया जाएगा। मित्रों, एक तरीके से देखें तो बिल्कुल अपना बनता है, ये अपना भाव है कि श्रद्धांजलि देनी चाहिए उनको। लेकिन मित्रों, एक बार ऐसा सोचकर देखो कि इस अर्थव्यवस्था बंद कराने से अपने भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना फर्क पड़ेगा। जो घाटा उस अर्थव्यवस्था को बंद करवाने से हुआ है, क्यों ना जो अपन कल का भारत बंद करने जा रहे हैं वो ना करें। और उससे जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अगर उस आर्थिक स्थिति से उस इन जो ये शहीद हुए हैं उनके परिवारों की अगर आर्थिक सहायता की जाए तो ये बहुत ही सराहनीय कदम होगा। और मित्रों, अपने जो नरेंद्र मोदी है, श्री माननीय जी प्रधानमंत्री जी, वो बिल्कुल इसके लिए जल्द ही एक्शन लेने के लिए जा रहे हैं। और देखिएगा, आप सभी निश्चिंत रहिए, अपने जो सौभाग्यशाली हैं अपन सभी जो इस प्रकार के प्रधानमंत्री अपने को मिले हैं। आज मित्रों, अपन राजस्थान की जयपुर चित्रशैली के बारे में बात करेंगे। वैसे चित्रकला की जो पहली वीडियो थी उसमें ये डाल दिया गया था कि जयपुर चित्रशैली कौन से स्कूल के अधीन आती थी। मित्रों, अपने राजस्थान में चित्रकला की 4 प्रमुख स्कूलें हुआ करती थी। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और एक थी हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। आज अपन अध्ययन करेंगे ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। देखिएगा मित्रों, अपने राजस्थान में चित्रकला की एक स्कूल थी और उस स्कूल का नाम था ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। देखिएगा, इस ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन 4 उपशैलियां आती थी। नंबर 1 पर जो आई उसको कहा गया आमेर चित्रशैली। बताओ, आमेर में जो चित्रकला की शैली पनपी थी उसे किस नाम से जाना गया? आमेर चित्रशैली के नाम से। उसके बाद में मित्रों, अपने जो आमेर के राजा थे उन सभी ने आमेर से उन्होंने अपने राज परिवार को लेकर, अपने सारे दरबारी चित्रकारों को लेकर वो जयपुर चले आए थे। सवाई जयसिंह उनको लेकर आया था, क्योंकि सवाई जयसिंह ने अपने नाम से एक नगर बसाया था जयपुर। और इस जयपुर में जो चित्रकला की शैली पनपी, बताओ उसे किस नाम से जाना गया? जयपुर चित्रशैली से। इसी ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के दिन चित्रकला की जो तीसरी शैली आती है मित्रों, उसे कहा गया अलवर चित्रशैली। क्योंकि जयपुर में जो वंश राज कर गया था उसका नाम था कछावा वंश। इसी कछावा वंश के अधीन एक वंश आता था नरूका, और उन नरूकों ने राज कहाँ किया था? अलवर में। नंबर 4 पे देखिएगा, एक शैली उनियारा ठिकाने में जो पनपी थी उसे कहा गया उनियारा चित्रशैली। देखिएगा, ये जो उनियारा ठिकाना है, अगर अपन वर्तमान की बात करें तो उनियारा वर्तमान में पड़ता है टोंक में। लेकिन ध्यान रखिएगा, रियासती काल में उनियारा नामक जो ठिकाना है वो जयपुर रियासत के अधीन आता था। आज देखिएगा मित्रों, अपन इस जयपुर चित्रशैली के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आमेर शैली, उसके बाद में अलवर शैली, और नंबर 4 पे पढ़ी जाएगी उनियारा शैली। देखिएगा कि जयपुर शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं, इसके चित्रों की कौन कौन सी विशेषताएं रही थी,
और कौन कौन से चित्रकारों ने यहाँ पर चित्रकारी की थी, किन किन राजाओं ने यहाँ के चित्रकारों को शरण देने का कार्य किया था और जयपुर के चित्रों की विशेषता क्या थी। देखिएगा, अपने राजस्थान की सबसे धनी रियासत अपन यूं कह सकते हैं कि ढूंढाड़ थी। राजस्थान की सबसे धनी रियासत कौन सी थी? ढूंढाड़। इसी ढूंढाड़ का दूसरा नाम था आमेर और मित्रों इसी का जो तीसरा नाम है वो आगे जाकर क्या हो गया था? जयपुर। इस प्रत्येक नाम के पीछे रीजन है कि ढूंढाड़ का नाम ढूंढाड़ कैसे पड़ा था, आमेर का नाम आमेर कैसे पड़ा था, जयपुर का नाम जयपुर कैसे पड़ा था। इन सभी का जो विस्तृत अध्ययन है वो अपन लाइव क्लासों में शुरू करेंगे, जो मुश्किल से 5 या 10 दिन में शुरू हो जाएगी। अभी देखिएगा, जयपुर के राजा जो है वो पहले निवास करते थे आमेर में। बताओ, जयपुर के राजा पहले कहाँ निवास करते थे? आमेर में। या फिर अपन यूं कहें कि आमेर में कौन से राजा ने सबसे पहले कछावा वंश का वो कौन सा शासक हुआ था जिसने आमेर में सबसे पहले अधिकार किया था? देखिएगा मित्रों, जयपुर रियासत का या आमेर रियासत का संस्थापक था दुल्हे राय और उस दुल्हे राय ने अपनी आमेर रियासत की पहली राजधानी बनाया था दौसा को। ध्यान रखिएगा, दौसा पर पहले अधिकार हुआ करता था बड़ गुजरों का। बताओ, दौसा पर किन का अधिकार था? बड़ गुजरों का। इन बड़ गुजरों को हराकर दुल्हे राय ने जयपुर इस दौसा पर अधिकार करके दौसा को आमेर नामक रियासत की पहली राजधानी बनाया था। लेकिन इस राजधानी से असंतुष्ट था, इस कारण मित्रों इसने नंबर 2 पर आक्रमण किया था माची पर और माची अधीन में आता था मीणाओं के। अर्थात माची पर किसका अधिकार था? मीणाओं का। और उन मीणाओं से किसको जीता? माची को। तो ध्यान रखिएगा, जयपुर की पहली राजधानी कौन सी? दौसा। दूसरी कौन सी? माची। दौसा किससे जीता? बड़ गुजरों से। और माची किससे? मीणाओं से। लेकिन दुल्हे राय की मृत्यु के बाद में इस आमेर रियासत की गद्दी पर बैठा था इसका पुत्र और उसका नाम बताओ क्या था? कोकिल देव। कोकिल देव इस माची से भी असंतुष्ट था, इस कारण उसने अपनी राजधानी तीसरी स्थापित की आमेर। और इस दुल्हे राय के पुत्र कोकिल देव ने बताओ आक्रमण कहां पर किया था? आमेर पर। और आमेर पर उस जमाने में अधिकार हुआ करता था सुसावत मीणाओं का। और उन सुसावत मीणाओं को हराकर बताओ आमेर को जयपुर रियासत की तीसरी राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने। और देखिएगा, कोकिल देव से लेकर सवाई जय सिंह तक के जो राजा थे उन्होंने कहाँ राज किया था? आमेर पर। और इस आमेर में जो चित्रकला की शैली पनपी थी उसे आमेर चित्र शैली के नाम से जाना गया था। लेकिन इस आमेर के रियासत के इतिहास में एक शासक पैदा हुआ था जिसका नाम था सवाई जय सिंह। और मित्रों, उस सवाई जय सिंह ने अपने महलों का नया वो निर्माण करवाना चाहता था, इसलिए उसने जयपुर नगर की स्थापना की थी। क्योंकि राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हो चुका था, मराठा राजस्थान को लूट रहे थे, इसलिए वो एक सुरक्षित नगर की स्थापना करना चाहता था। देखिएगा, आमेर में जो पहले राजा थे, देखो राजा महाराजाओं के शिकार खेलने के शौक होते हैं, तो आमेर के जो राजा है वो शिकार खेलने के लिए जंगलों में जाया करते थे। और ध्यान रखिएगा, जिस जगह पर वर्तमान में जयपुर है वहां पर एक घना जंगल हुआ करता था और आमेर रियासत के राजा वहां पर शिकार खेलने के लिए आया करते थे। ऐसे कहा जाता है कि इस जंगल के बीचों बीच एक शिकार की ओदी हुआ करती थी। बताओ, इस जंगल के बीचों बीच क्या थी? शिकार की एक ओदी थी। शिकार की ओदी का मतलब यह है कि जिसके अंदर राजा छिपकर बैठ जाता था अपनी बंदूक को लेकर, और जैसे उसके सामने शिकार आता उस बंदूक को चलाता और उस शिकार को मारकर आमेर के महलों में लेकर आ जाता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सवाई जय सिंह, देखो आमेर के इतिहास में एक राजा बना और उसका नाम क्या था? सवाई जय सिंह। ये सवाई जय सिंह शिकार खेलने के लिए गया था, इस शिकार की ओदी में छिपकर वो शिकार कर रहा था, लेकिन शेर के पैर पर गोली लग गई, वो घायल हो गया था। और आपको पता, घायल शेर और भी खतरनाक होता है, और उस घायल शेर ने इस ओदी पर आक्रमण कर दिया। इसके कारण वो ओदी टूटकर गिर गई थी और सवाई जय सिंह को बाल बाल बच गया था। यानी कि उस दिन वो शेर इस सवाई जय सिंह की धज्जियां उड़ा चुका होता। अगर वहां पर उपयुक्त समय पर सैनिक न पहुंचे होते तो सवाई जय सिंह यहाँ से बाल बाल बचकर बताओ वापस कहाँ चला गया? आमेर चला गया था। और फिर उसने निर्णय लिया था कि मैं कुछ नए महलों का निर्माण करवाऊंगा। तो कुछ वास्तुकारों को पूछा था कि मैं कुछ नए महल बनाना चाहता हूं, तो फिर वास्तुकारों ने उसे एक सुंदर जवाब दिया था कि देख, तू जानकर भी क्यों अनजान बन रहा है? एक ऐसा स्थान जहां पर तेरी जान जाते जाते बची थी वही तेरे लिए सबसे उपयुक्त स्थान होगा। और मित्रों, उसी के बाद में
सवाई जय सिंह ने ये जो घना जंगल था, सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों उस पूरे जंगल को काट दो, और उस पूरे जंगल को कटाकर 9 वर्ग के सिद्धांत के आधार पर और एक जयपुर नगर की स्थापना की थी, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था जयनगर, लेकिन वर्तमान में बताओ उसे क्या कहा जाता है, जयपुर। अपने राजस्थान का एक ऐसा नगर जिसकी सभी सड़कें समकोण पर काटती है, वो बताओ कौन सा है, जयपुर। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि सवाई जय सिंह इस आमेर के जितने भी दरबारी चित्रकार थे, इसका जितना भी राज परिवार आमेर में निवास करता था, उन सबको उठाकर बताओ कहां ले आया, जयपुर। क्योंकि इसने अपने नाम से एक नगर बसाया था जिसका प्राचीन नाम जयनगर था, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, जयपुर। ध्यान रखिएगा मित्रों, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वारा 18 नवंबर 1727 के दिन की गई थी। 18 नवंबर का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो, उसमें आपको जयपुर के बारे में कुछ अद्भुत जानकारी मिलेगी जो इतिहास से काफी गहरा संबंध रखती हो। और देखिएगा, इस जयपुर में जो चित्रकला की शैली पनपी थी उसे जयपुर चित्र शैली के नाम से जाना गया। तो देखो, अपन यूं कह सकते हैं कि जयपुर चित्र शैली का प्रारंभकर्ता कौन था, सवाई जय सिंह था। देखिएगा, जयपुर शैली का प्रारंभकर्ता अर्थात ये जो जयपुर शैली है वो कौन से राजा के समय प्रारंभ हुई थी। देखिएगा मित्रों, जयपुर का संस्थापक भी कौन था, सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह के नेतृत्व में ये जो चित्रकला की शैली पनपी थी उसे बताओ क्या कहा गया, जयपुर शैली। तो जयपुर शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ, सवाई जय सिंह के काल में। आगे देखिएगा, सवाई जय सिंह के काल में आपको 2 व्यक्तियों का नाम याद रखने। देखिएगा, एक तो आपके समक्ष नाम आएगा मोहम्मद शाह, बताओ एक तो क्या नाम आएगा, मोहम्मद शाह। और एक सवाई जय सिंह के समकालीन एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। देखिएगा, इनमें बस अंतर कुछ भी नहीं है, इसमें ओ की मात्रा आ रही है जबकि इसमें किसकी, ऊ की मात्रा। देखिएगा, मोहम्मद शाह जो है वो तो इस सवाई जय सिंह का दरबारी चित्रकार था, अर्थात सवाई जय सिंह के दरबार में जो चित्रकारी का कार्य करता था वो तो कौन था, मोहम्मद शाह। जबकि ये जो मोहम्मद शाह है वो कौन है, ये मोहम्मद शाह था इस सवाई जय सिंह के समकालीन मुगल बादशाह। बताओ, सवाई जय सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह। और दरबारी चित्रकार कौन था, मोहम्मद शाह। ये प्रश्न अभी जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी संडे को, उसमें पूछा गया था कि मोहम्मद शाह और साहिब राम राजस्थान की कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। तो वेरी सिंपल, बताओ कौन सी शैली से, जयपुर चित्र शैली से। अब देखिएगा, इनको परमानेंट याद कैसे करना है। देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा मोह और एक इधर आ रहा मुंह। तो देखिएगा, अगर ध्यान से देखोगे ना तो मुंह तो छोटा सा दिखाई देता है, मोहम्मद ये बड़ा अक्षर है। देखो, मोहम्मद तो बड़ा है और मोहम्मद छोटा है। तो दरबारी चित्रकार तो छोटा होता है और मुगल बादशाह हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो मोहम्मद शाह तो कौन था, मुगल बादशाह सवाई जय सिंह के समकालीन, और इसका दरबारी चित्रकार कौन था, मोहम्मद शाह। अब देखिएगा, ऐसे कहा जाता है कि आमेर शैली में एक चित्र चित्रित हुआ था, रज्मनामा, और उस रज्मनामा नामक ग्रंथ का चित्रण आमेर शैली जब चल रही थी उस समय मुगल दरबार में किया गया था। और मित्रों, उस समय जो मुगल बादशाह था उसका नाम था अकबर। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है रज्मनामा। इस रज्मनामा नामक ग्रंथ का सचित्र चित्रण आमेर शैली के समय हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ था, मुगल दरबार में। और ये जो ग्रंथ था चित्रित, वो परमानेंट इस मुगल दरबार में ही पड़ा था। और देखिएगा, ये जो मोहम्मद शाह है वो इस रज्मनामा ग्रंथ का सचित्र चित्रण, अर्थात ये ग्रंथ किसको भेंट कर देगा, सवाई जय सिंह को। ध्यान रखिएगा, रज्मनामा नामक सचित्र ग्रंथ का चित्रण मोहम्मद शाह ने किसको भेंट किया था, सवाई जय सिंह को। रज्मनामा का संबंध आमेर शैली से है और इसका चित्रण कहाँ हुआ था, मुगल दरबार में। किसके काल में, अकबर के काल में। और उस समय आमेर का जो राजा था उसका नाम था मिर्जा राजा मन सिंह। लेकिन मित्रों, ये रज्मनामा जो है वो है क्या, देखिएगा, रज्मनामा कुछ नहीं है, महाभारत नामक एक काव्य हुआ था अपने भारत के इतिहास में। इस महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद, बताओ, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद ही क्या कहलाता है, रज्मनामा कहलाता है। लेकिन महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला वो विद्वान कौन था,
तो मित्रों अकबर के दरबार में एक इतिहासकार रहा करता था और उस इतिहासकार का नाम था अबुल फजल। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि अबुल फजल ने इस महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और वो किस नाम से जाना गया, रज्मनामा। और इस रज्मनामा ग्रंथ का सचित्र चित्रण मोहम्मद शाह ने किसको भेंट किया था, सवाई जय सिंह को। तो देखिएगा सवाई जय सिंह की जयपुर चित्र शैली के जो है वो प्रारंभिक चित्र किसके समय देखे जाते हैं, सवाई जय सिंह के समय। जयपुर शैली प्रारंभ किसके समय हुई, सवाई जय सिंह के समय। सवाई जय सिंह में दो नाम याद रखने, एक तो मोहम्मद शाह और एक मुहम्मद तो कौन है, उसका दरबारी चित्रकार है, जबकि मोहम्मद शाह कौन है, मुगल बादशाह जो उसके समकालीन था। और उसने रज्मनामा नामक सचित्र ग्रंथ किसको भेंट किया था, सवाई जय सिंह को। और रज्मनामा बताओ क्या है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। आगे देखिएगा, देखो मित्रों अपने राजस्थान में जो चित्र बनते थे वो पहले पक्षियों के, युद्धों के, हाथियों के, या फिर अपन यूं कह सकते हैं जो अपना प्राचीन चित्र था सबका फेवरेट, कि एक पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर सूर्य उदय हो रहा है, उसके ऊपर पास में से होकर एक नदी गुजर रही है, पेड़, झोंपड़ी, वो एक सामान्य चित्र था जो अपन बचपन में बनाया करते थे। इसी प्रकार के चित्र अपने राजस्थान की चित्रकला की शैलियों में बने हैं। लेकिन अगर अपन यूं कहें कि सबसे पहले व्यक्तिगत चित्रण, यानी कि व्यक्तियों के जो चित्रण की परंपरा है वो सर्वाधिक कौन सी शैली में पनपी थी, ध्यान रखिएगा मित्रों, जयपुर शैली में पनपी थी। याद कैसे रखना है कि वर्तमान में सर्वाधिक व्यक्ति का निवास करते हैं जयपुर में, तो जो व्यक्तिगत चित्रण की जो शैली है वो सर्वाधिक कौन सी रियासत में पनपी थी, जयपुर में। देखिएगा एक शब्द आता है व्यक्तिगत चित्रण। व्यक्तिगत चित्रण का मतलब है कि आदमियों के सर्वाधिक, यानी कि मनुष्यों के जो सर्वाधिक चित्र है वो सबसे पहले जयपुर शैली में बनाए गए थे। और इस व्यक्तिगत चित्रण की जो कला है उस कला को मित्रों एक नाम दिया गया है, उस शैली को एक नाम दिया गया है और उस शैली का नाम है शबीह शैली। बताओ व्यक्तिगत चित्रण की जो शैली थी उसको किस नाम से जाना गया, शबीह शैली के नाम से। और इसी शबीह शैली को अंग्रेजी में कहा जाता है पोर्ट्रेट शैली। बताओ शबीह शैली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट शैली कहा जाता है। तो व्यक्तिगत चित्रण की जो कला है वो सबसे पहले कौन सी शैली में, जयपुर शैली में। और उस व्यक्तिगत चित्रण की कला को बताओ क्या कहा गया, शबीह शैली कहा गया था। और उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पोर्ट्रेट शैली। आगे देखिएगा मित्रों, इसी जयपुर रियासत में दो चित्रकार थे और उनका एक का तो नाम था साहिब राम। बताओ एक चित्रकार का नाम क्या था, साहिब राम, और दूसरे चित्रकार का नाम था लालचंद। साहिब राम और लालचंद, ये प्रश्न पूछा गया था लैब असिस्टेंट में कि मोहम्मद शाह और साहिब राम राजस्थान की कौन सी चित्रकला की शैली से संबंधित है, तो जयपुर शैली से। अब देखिएगा इन चित्रकारों ने क्या क्या कार्य किया था। देखिएगा ये जो साहिब राम है वो व्यक्तिगत चित्र बनाने में दक्ष था। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति चित्रण में दक्ष कौन था, साहिब राम था। व्यक्तिगत चित्रण में दक्ष, अर्थात साहिब राम जैसे व्यक्तिगत चित्रण सुंदर तरीके से कोई भी नहीं बना सकता था। याद कैसे करना है कि जो व्यक्ति रहता है, जो आदमी रहता है, वही आगे जाकर क्या कहलाता है, साहब कहलाता है। कोई अच्छा सिस्टमेटिक आदमी तो अपन क्या कहते हैं कि देखो देखो साहब आ गए। तो देखिएगा व्यक्तिगत चित्रण की कला किसने, साहिब राम ने, क्योंकि व्यक्ति क्या कहलाता है, साहब कहलाता है। लेकिन इस साहिब राम ने सबसे पहले कौन से व्यक्ति का चित्रण बनाया था। देखिएगा जयपुर के इतिहास में एक शासक पैदा हुआ था और उसका नाम था ईश्वरी सिंह। बताओ जयपुर के इतिहास में एक राजा पैदा हुआ था जिसका नाम क्या था, सवाई ईश्वरी सिंह। इस सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र है। देखिएगा जयपुर के इतिहास में एक शासक पैदा हुआ था और उस शासक का नाम क्या था, सवाई ईश्वरी सिंह। इस सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र है। बताओ कौन सा चित्र है, आदमकद चित्र जो है वो किसने बनाया था, साहिब राम ने। अब देखो मित्रों यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, आदमकद क्या होता है। आदमकद का मतलब है एडी से लेकर चोटी तक, यानी कि पूरा जो चित्र है एडी से लेकर चोटी तक। सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया था, साहिब राम ने। और ये व्यक्तिगत चित्रण में क्या था, दक्षता, अर्थात ज्यादा जो ये चित्र है वो व्यक्तियों के बनाया करता था। आगे देखो लालचंद। लालचंद देखो, लाल से आपको याद रखना खून, क्योंकि रक्त का रंग कैसा होता है, खून होता है। और जब लड़ाई करते हैं ना तो लड़ाई में आपको पता है कभी लाडू नहीं मिलते, हमेशा लड़ाई में खून ही आता है और खून का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। तो लड़ाइयों के जितने भी चित्र है वो किसने बनाए, लालचंद ने। देखिएगा युद्धों के चित्रण, युद्धों के चित्रण
उसके बाद में देखिएगा नंबर 2 पर जयपुर में सिटी पैलेस के जस्ट पास में एक स्टेडियम पड़ता है और उस स्टेडियम का नाम है चौगान स्टेडियम। चौगान स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण, चौगान स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण, इस प्रकार के चित्र बताओ कौन बनाता था? लालचंद। उसके साथ में देखिएगा लालचंद ने पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए हैं। लालचंद ने बताओ और किसके चित्र बनाए? पशु पक्षियों के। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जयपुर शैली के 2 प्रमुख चित्रकार और हैं, एक साहिब राम और दूसरा कौन है? लालचंद। देखो साहिब कौन कहलाता है? व्यक्ति। तो साहिब राम ने व्यक्तिगत चित्रण किया है और उसने सवाई ईश्वरी सिंह का एक आदमकद चित्र बनाया है, जबकि लालचंद लड़ाई करेंगे तो क्या आएगा? खून, और खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अर्थात युद्धों के चित्रण, चौगान स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण और पशु पक्षियों का चित्रण करने वाला चित्रकार कौन था? लालचंद था। अब देखिएगा यहां से अगर आप एक कंसेप्ट निकालना चाहो तो बनता है कि साहिब राम और ये जो लालचंद है वो आपस में समकालीन चित्रकार थे, लेकिन किसके दरबारी चित्रकार थे? देखिएगा वेरी सिंपल, अगर ये सवाई ईश्वरी सिंह का चित्र बनाएगा तो दरबारी चित्रकार भी किसका होगा? सवाई ईश्वरी सिंह का। अर्थात साहिब राम और लालचंद दोनों समकालीन थे और किसके दरबार के चित्रकार थे? ईश्वरी सिंह के। अब देखो आगे, ईश्वरी सिंह के तो ये थे, लेकिन ईश्वरी सिंह के बाद में जयपुर का एक और राजा बना था जिसका नाम था सवाई माधो सिंह। देखो अगर आपने राजस्थान के इतिहास को अगर पहले कभी पढ़ रखा है तो अपने राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला एक समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम था देबारी समझौता। देखिएगा अपने उदयपुर में एक स्थान पड़ता है और उस जगह का नाम क्या है? देबारी। देबारी नामक जगह पर जो समझौता उसे क्या कहा गया? देबारी समझौता। और देबारी समझौता हुआ था 1708 में। देखो 1708 में देबारी समझौता क्यों हुआ था? ऐसे कहा जाता है कि जब तक औरंगजेब मुगल बादशाह था उसने राजस्थान के सभी राजाओं को अपनी गिरफ्त में कर रखा था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा और उसके 2 पुत्र थे प्रमुख, आजम और मुज्जम, क्योंकि बाकी जो 2 थे, एक का नाम था कामबख्श और एक का नाम था अकबर सेकंड, वो राजा बनने की वजह से लड़ाई में नहीं थे। आजम और मुज्जम आपस में लड़ने लगे और उनके मध्य 1707-8 में एक जाजऊ का युद्ध हुआ था। और मित्रों उस जाजऊ के युद्ध में देखो औरंगजेब के कितने पुत्र है? 2। बड़े वाले पुत्र का नाम क्या है? आजम, और छोटे वाले पुत्र का नाम क्या था? मुज्जम। अब देखो इधर इस आजम का साथ तो दे रहा था जयपुर का शासक सवाई जय सिंह। बताओ आजम का साथ कौन दे रहा है? सवाई जय सिंह। और इस मुज्जम का साथ दे रहा था सवाई जय सिंह का छोटा भाई और उसका नाम था विजय सिंह। और मित्रों इसी विजय सिंह का राजस्थान के इतिहास में दूसरा नाम मिलता है चीमाजी। बताओ विजय सिंह का दूसरा नाम क्या था? चीमाजी। इनके मध्य जाजऊ का युद्ध लड़ा गया और उस जाजऊ के युद्ध में ये छोटे छोटे भाई जो है वो जीते, अर्थात मुज्जम की विजय हुई थी और मुज्जम आगे जाकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बन गया। बताओ मुज्जम किस नाम से मुगल बादशाह बन गया? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और उस समय जयपुर का राजा कौन था? सवाई जय सिंह, लेकिन वो तो साथ किसका दे रहा था? आजम का। इस कारण इस बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण किया, जयपुर पर आक्रमण किया और जयपुर का राजा बताओ आमेर का राजा किसको बना दिया? विजय सिंह को बना दिया। तो सवाई जय सिंह क्या हो गया? बेरोजगार। और सवाई जय सिंह ने राजस्थान के राजाओं से गुहार लगाई थी कि मुगलों से अब स्वतंत्र होने का उपयुक्त समय आ चुका है और अब अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर लेते हैं। और उसी उद्देश्य से मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने और सवाई जय सिंह को जयपुर दिलाने के लिए, आमेर दिलाने के लिए समझौता बुलाया गया था और उस समझौते का नाम क्या था? देबारी। अब देखो देबारी समझौते में सवाई जय सिंह को अपना मतलब है, मारवाड़ के अजीत सिंह को अपना मतलब है, लेकिन इस देबारी समझौते में मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह सेकंड भी सम्मिलित हुआ था, लेकिन उसका तो कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि उसके पास में तो उसका ऑलरेडी मेवाड़ है। देखिएगा इस समझौते में मारवाड़ से कौन आया? मारवाड़ का शासक अजीत सिंह। बताओ मारवाड़ से कौन आया था? अजीत सिंह। जयपुर से आपको पता ही है सवाई जय सिंह आया। और देखिएगा मेवाड़ से कौन आया? अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ का महाराणा उस समय कौन था? अमर सिंह सेकंड। अब देखिएगा अजीत सिंह को चाहिए मारवाड़,
सवाई जय सिंह को चाहिए जयपुर, इसलिए क्या बुलाया गया, देबारी समझौता। लेकिन अमर सिंह सेकंड के पास में तो पहले ही मेवाड़ था, उसको तो कुछ चाहिए नहीं था। इसलिए इस अमर सिंह सेकंड ने एक शर्त रखी थी इस सवाई जय सिंह के समक्ष कि देख मैं तेरी सहायता तभी करूंगा जब तू मेरी एक शर्त की पालना करेगा। तो सवाई जय सिंह ने कहा कि बोल शर्त क्या है। तो अमर सिंह ने कहा कि देख मेरी एक पुत्री है और उस पुत्री का नाम है चंद्र कुंवरी, या इसी का दूसरा नाम था चांद कुंवरी। उस चांद कुंवरी का विवाह मैं तेरे साथ में करूंगा। तो सवाई जय सिंह ने कहा कि ये तो कौन सी शर्त हुई, ये तो बहुत अच्छा है कि तू मेरा विवाह करना है तेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से। अमर सिंह ने कहा कि रुक देख, शर्त अभी होगी, मैं मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह तेरे साथ में इसी शर्त पर करूंगा कि तुम दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वही आगे जाकर राजा का बनेगा, जयपुर का। और मित्रों, इस चंद्र कुंवरी और सवाई जय सिंह से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था सवाई माधो सिंह। बताओ उसका नाम क्या था, सवाई माधो सिंह प्रथम। लेकिन अजीत सिंह की एक बहना थी और उस अजीत सिंह की बहना का नाम था सूर्य कुंवरी। बताओ उसका नाम क्या था, सूर्य कुंवरी। और अजीत सिंह को इस सवाई जय सिंह ने कहा था कि रे सवाई जय सिंह, तेरे भी कोई बहन बेटी कुंवारी है तो उसका भी विवाह मेरे साथ में कर दे। तो अजीत सिंह ने सोचा कि मैं भी इस बेटी गंगा में हाथ धो लेता हूँ, कम से कम और 15-20 लाख रुपए खर्च होंगे बहना का विवाह करेंगे। तो सूर्य कुंवरी का विवाह भी अजीत सिंह ने किसके साथ करवा दिया, सवाई जय सिंह के साथ में। सवाई जय सिंह ने कहा क्या तेरे कुछ शर्त नहीं है क्या। तो अजीत सिंह ने कहा कि नहीं, मेरा तो भगवान ही धनी है। देखिएगा, इन सूर्य कुंवरी से और सवाई जय सिंह से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था सवाई ईश्वरी सिंह। बताओ उसका नाम क्या था, सवाई ईश्वरी सिंह। अब देखिएगा इधर, अगर देबारी समझौते को देखें तो राजा कौन बनना चाहिए, सवाई माधो सिंह प्रथम। लेकिन इस अजीत सिंह ने क्या कहा था कि मेरा तो भगवान ही धनी है। और आपको पता है कि राजा कौन बनेगा, जिसका भगवान धनी होता है। अर्थात इस सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई थी 1743 ईस्वी में। ये जयपुर का राजा बना था 1699 में। 1743 तक ये राज करता रहा था और 1743 में जयपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, ईश्वरी सिंह, मराठाओं का सहयोग प्राप्त करके। लेकिन उसके बाद में ऐसे कहा जाता है कि सवाई जय सिंह ने अपना सारा धन तो इसको दे दिया था, तो इसके पास में कुछ ही नहीं रहा था। और ईश्वरी सिंह ने मराठाओं को कुछ पैसे देकर अपनी सहायता के लिए बुलाया था। और जब इसके पास में धन ही नहीं रहा तो फिर ऐसे कहा जाता है कि कर्जा इतना बढ़ गया था कि ये बेचारा फांसी खाकर जयपुर के सिटी पैलेस में मर गया था। और सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी अभी भी वहीं पर बनी हुई है। बाकी जयपुर के राजाओं की छतरियां गेटोर की छतरियां कहलाती है, लेकिन सवाई ईश्वरी सिंह एकमात्र जयपुर का ऐसा राजा था जिसकी छतरी गेटोर की छतरी में नहीं है। जबकि बताओ कहाँ है, इस जयपुर के सिटी पैलेस में बनी हुई है। तो देखिएगा, उसके बाद में जब ये मर गया था तो राजा कौन बना, माधो सिंह प्रथम। देखो, ये इतनी चीज समझाने का उद्देश्य एक ही था कि ईश्वरी सिंह के बाद में जयपुर का राजा कौन बना, माधो सिंह। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इन दोनों के दरबारी चित्रकार कौन थे, लालचंद और साहिब राम थे, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, इस देबारी समझौते से सवाई जय सिंह के मजे हो गए थे, क्योंकि इधर देखो, इसको एक तो कौन मिल गई, चंद्र कुंवरी, चांद मिल गया, और दूसरी तरफ कौन मिल गया, सूरज, अर्थात सूर्य कुंवरी मिल गई थी। क्योंकि आपको पता है सूरज से रोशनी रहती है दिन में और चांद से रोशनी रहती है रात में। आगे देखिएगा, तो ये दो चित्रकार थे जयपुर से लेके, एक साहिब राम और दूसरे का नाम क्या है, लालचंद। एक व्यक्तिगत चित्रण में दक्ष था जो सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाता है, और दूसरा लालचंद जो युद्धों के चौगान स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों के और पशु पक्षियों के चित्र बनाता है। आगे देखिएगा, अब अपन पढ़ेंगे कि जयपुर चित्र के शैली का स्वर्ण काल कौन से राजा का काल कहलाता है। देखिएगा, जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि जयपुर चित्र शैली का गोल्डन एज कौन से राजा का कहलाता है। देखिएगा मित्रों, अपने जयपुर के इतिहास में एक शासक बना था और उस शासक का नाम था सवाई प्रताप सिंह। देखिएगा, इस सवाई प्रताप सिंह का जो काल है वो बताओ क्या कहलाता है, स्वर्ण काल। कौन सी शैली का, चित्र शैली का। देखो, इस सवाई जय सिंह ने अपनी रानियों को, क्योंकि देखिएगा इसके कुल रानियां थी 953, और ये अपनी 953 रानियों को जयपुर में जब भी कभी तीज या गणगौर की सवारी निकलती थी या फिर कोई भी शाही जुलूस निकलता था, तो सारी रानियों को जब जुलूस या तीज या गणगौर की सवारी दिखाते थे तो जनता बुरी नजरों से इन रानियों को देखती थी।
तो इन अपनी रानियों को जनता की बुरी नजरों से बचाने के लिए सवाई जय सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया था। जो अपन राजस्थान के महलों में उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि कौन से महल से ये प्रेरित हुआ था और किस प्रकार उस महल का निर्माण हुआ था। अभी आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। एक ऐसा महल जिसमें पकेर पकेर हवा आती हो, वो क्या कहलाता है? हवा महल कहलाता है। देखिएगा हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। देखिएगा मित्रों, अपने राजस्थान में एक ऐसा महल है जिसमें पकेर पकेर हवा आती है, वो क्या कहलाता है? हवा महल। और ये हवा महल बताओ कहाँ पड़ता है? जयपुर में भी अगर पूछ ले कि जयपुर में भी ये कहाँ पड़ता है, तो जयपुर में एक स्थान है बड़ी चौपड़। बताओ कौन सी जगह? बड़ी चौपड़। और बड़ी चौपड़ जयपुर पर बताओ कौन सा महल बना हुआ है? हवा महल। मित्रों, इस हवा महल में कुल 5 मंजिलें हैं। बताओ हवा महल में मंजिलें कितनी है? 5। और इस हवा महल में कुल खिड़कियों की संख्या है 953, क्योंकि ईश्वरी इस सवाई प्रताप सिंह के कुल रानियां कितनी थी? 953। और प्रत्येक पर्सनल रानी के लिए एक पर्सनल खिड़की बनाई गई थी। देखिएगा प्रत्येक इस बिल्डिंग का, प्रत्येक इस मंजिल का अलग अलग नाम है। जैसे कि देखिएगा सबसे जो नीचे वाली बिल्डिंग है उसका नाम है शरद मंदिर। सबसे छोटे वाली बिल्डिंग का नाम क्या है? शरद मंदिर। और इसी का दूसरा नाम है प्रताप मंदिर। अगर अपन ऊपर से चले तो पहली वाली मंजिल का क्या नाम है? प्रताप मंदिर। प्रताप सिंह के नाम पर यह अपन क्या कह सकते हैं? शरद मंदिर। नंबर 2 पर है जिसका नाम है रत्न मंदिर। नंबर 2 पर बताओ कौन सी है? रत्न मंदिर। उसके बाद में देखिएगा अगर अपन ऊपर से शुरू करें तो सबसे ऊपर होती है हवा मंदिर। सबसे ऊपर कौन सी है? हवा मंदिर। हवा मंदिर के जो जस्ट नीचे है उसका नाम है प्रकाश मंदिर। ऊपर से दूसरी मंजिल क्या कहलाती है? प्रकाश मंदिर। और जो बीच में है वो कहलाती है विचित्र मंदिर। बताओ बीच वाली क्या कहलाती है? विचित्र मंदिर। तो देखिएगा सबसे ऊपर वाली हवा, हवा के नीचे प्रकाश, प्रकाश के नीचे विचित्र, विचित्र के नीचे रत्न और रत्न के नीचे क्या है? शरद। और इसी शरद का दूसरा नाम क्या है? प्रताप मंदिर। अब देखिएगा इन्हीं हवा महल की मंजिलों के बारे में भी लैब असिस्टेंट की एक एग्जाम हुई थी और इसमें प्रश्न पूछा गया था कि हवा महल की प्रथम मंजिल क्या कहलाती है? प्रताप मंदिर या शरद मंदिर कहलाती है। देखिएगा इस हवा महल का वास्तुकार अर्थात किसकी देखरेख में इस हवा महल का निर्माण हुआ था? वो था लालचंद उस्ता। बताओ हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। और इस हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का निर्माण बताओ क्यों करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह अपनी रानियों को जनता की बुरी नजर से बचाना चाहता था। इसी उद्देश्य से 1799 ईस्वी में उसने किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। खिड़कियों की संख्या कितनी है? 953 है। क्यों? क्योंकि रानियां कितनी थी? 953। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। और देखिएगा इस बिल्डिंग का जो मुख्य द्वार है, मुख्य जो गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार हवा महल का, देखो वेरी सिंपल है। अपने राजस्थान के इतिहास में एक व्यक्ति पैदा हुआ था आनंदपाल, और इस आनंदपाल के आगे ओ की मात्रा लगा तो ये क्या हो गया? आनंदपोल। आनंदपोल हवा महल की प्रवेश द्वार कहलाता है। एक इसका प्रवेश द्वार पीछे भी है, वास्तुकार लालचंद उस्ता। और देखिएगा हवा महल को आपको इस प्रकार याद करना है कि हवा महल हवा में ही है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल जो बिना किसी नियम के टिका हुआ है, वो कौन सा है? हवा महल है। तो हवा महल का निर्माण बताओ किसने करवाया है? सवाई प्रताप सिंह ने। अब देखिएगा सवाई प्रताप सिंह ने एक नया महल बनाया है, और बताओ इस नए महल पर चित्रकारी का कार्य होगा कि नहीं होगा? तो हवा महल पर सवाई प्रताप सिंह के समय कई प्रकार के चित्र बने थे। और देखिएगा जैसे हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, इसके एक तो नाराज हो गए विद्वान। बताओ कौन नाराज हो गए? विद्वान। और एक इसके नाराज हो गए चित्रकार। विद्वानों ने और चित्रकारों ने कहा है सवाई जय सिंह में, सवाई प्रताप सिंह मैं कहीं ऊपरों पड़ा कि तूने तेरी रानियों के लिए तो हवा महल का निर्माण करवा दिया जिसमें से पकेर पकेर हवा आती है, और हम क्या ऐसे रहेंगे क्या? तो फिर इस सवाई प्रताप सिंह ने अपने विद्वानों के लिए एक विभाग बनाया था, और वो विभाग क्या कहलाता है? गुणी खाना कहलाता है। याद कैसे करना है कि विद्वान तभी बनेगा तब उसमें क्या होगा? गुण होगा। तो गुणी खाना किसके लिए? विद्वानों के लिए। और चित्रकारों के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, और उसका नाम था सूरत खाना। बताओ क्या नाम था? सूरत खाना। याद कैसे करना है कि चित्रकार हमेशा क्या बनाते हैं? सूरत बनाते हैं। तो चित्रकारों के लिए सूरत खाना और विद्वानों के लिए क्या बनाया गया था?
गुणी खाना। और सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के और अपने राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे भारत के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उन सभी को जयपुर बुलाया, उनको राजकीय सम्मान दिया, उनको राजकीय संरक्षण दिया और इस प्रकार उनको एक बहुत बड़ा सम्मान देकर, बहुत बड़ी इज्जत देकर अपने दरबार में चित्रकारी का कार्य करवाया था। ये अपन यूं कह सकते हैं कि जयपुर शैली में सर्वाधिक सुंदर चित्र सवाई प्रताप सिंह के काल में बने थे। इसीलिए जयपुर शैली का स्वर्ण काल बताओ कौन से महाराजा का कहलाता है? सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का बताओ क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। हवा महल में बताओ कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। और खिड़कियां कितनी है? 953। वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। और निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में अपनी रानियों को गणगौर तीज की सवारी दिखाने के लिए और जनता की बुरी नजरों से बचाने के लिए, विद्वानों के लिए गुणी खाना और चित्रकारों के लिए सूरत खाना बनाया था। अब देखिएगा इसके बाद में जयपुर के इतिहास में एक राजा बना था और उसका नाम था सवाई राम सिंह। बताओ जयपुर के इतिहास में राजा कौन बना? सवाई राम सिंह, जो 1857 की क्रांति के समय अपने जयपुर का राजा था। देखिएगा सवाई राम सिंह के समय क्या हुआ था? अंग्रेज राजस्थान में आ चुके थे, अंग्रेजों का हस्तक्षेप राजस्थान में ज्यादा बढ़ गया था और इस समय कैमरा का प्रयोग ज्यादा होने लगा था। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि सवाई राम सिंह के काल में यथार्थवादी चित्र ज्यादा बनने लगे। यथार्थवादी चित्रण सर्वाधिक हुआ सवाई राम सिंह के काल में, क्योंकि कैमरा से सीधी फोटो खींची और सीधी बाहर आ जाती। ये बट अंग्रेजों के साथ में खड़े होकर बड़े फोटो खिंचाया करते थे कि तुम खींच मेरी फोटो। लेकिन अब बताओ चित्रकारों के जो रोजगार है वो तो छिन गए ना, चित्रकारी का कार्य बिल्कुल कम होने लगा था। लेकिन फिर भी जयपुर के चित्रकार चित्रकला में बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी रुचि दिखाते थे। इसलिए सवाई राम सिंह ने अपने जयपुर के चित्रकारों की प्रवृत्ति को देखकर चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में एक स्कूल खोली थी चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए, और उसका नाम था महाराजा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। बताओ इसका नाम क्या था? महाराजा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, या इसी का दूसरा नाम था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इसी का दूसरा नाम बताओ क्या था? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इस नाम से सवाई राम सिंह ने बताओ क्या खोली? एक स्कूल। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, वर्तमान में अगर आप इस प्रकार की स्कूल को जयपुर में खोजने के लिए जाओगे तो वर्तमान में इस प्रकार की कोई भी स्कूल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का वर्तमान में नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। बताओ वर्तमान में इसका नाम क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। देखो क्या सवाई राम सिंह के काल में जयपुर में कला थी ब्लू पोट्री, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, तो इसने ब्लू पोट्री कला को वापस पुनर्जीवित किया था। और इसी के काल में यथार्थवादी चित्रों का सर्वाधिक चित्रण होने लगा था। इसलिए इसने चित्रकारों की प्रवृत्ति को देखते हुए एक स्कूल खोली थी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और उसका वर्तमान में नाम क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो सवाई राम सिंह का जयपुर चित्र शैली में इतना सा योगदान था। आगे देखेगा जयपुर चित्र शैली को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में एक शासक बना था सवाई जय सिंह, और उस सवाई जय सिंह ने अपने चित्रों को, अपने जो चित्र है उनकी साज सज्जा को बढ़ावा देने के लिए और उनको संरक्षण देने के लिए जयपुर में चित्रकला का एक विभाग खोला था, और उसका नाम क्या था? छत्तीस कारखाना। ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीस कारखाना नामक विभाग कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से। और किसने? सवाई जय सिंह ने। चित्रकला की साज सज्जा, पांडुलिपियों, इन सब को संग्रह देने के लिए इसने क्या खोला? छत्तीस कारखाना विभाग। अब देखिएगा उसके बाद में जयपुर शैली की क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी। देखिएगा जयपुर शैली की विशेषताएं, अर्थात जयपुर में किस किस प्रकार के चित्र चित्रित किए गए हैं। मित्रों आप सभी जानते हो कि अपने राजस्थान की पहली रियासत थी आमेर या जयपुर, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। या फिर आपको यूं पूछ ले कि राजस्थान का पहला राजवंश जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन सा था? कछावा। तो जब इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली तो मुगलों की मुस्लिम शहजादियां आमेर आया करती थी, जयपुर आया करती थी, और जयपुर के चित्रकार भी वहां पर मुगल दरबार में जाया करते थे। अब देखो मान लो कि कोई मुगल शहजादी है जो जयपुर आई है
और वो जयपुर आई है तो आपको पता है शुक्रवार के दिन जितने भी मुस्लिम भाई बहनें रहते हैं वो सब नमाज पढ़ते हैं। तो शुक्रवार के दिन वो जो मुस्लिम बहना थी वो बैठकर क्या पढ़ रही थी? नमाज। देखो नमाज इस प्रकार बैठकर पढ़ते हैं जैसे कि ये इस प्रकार बैठ गए और अपने सामने उन्होंने ग्रंथ रख दिया। मुस्लिम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कुरान, और इस प्रकार बताओ क्या पढ़ी जाती है? कुरान। तो देखिएगा कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण राजस्थान की कौन सी शैली में हुआ है? जयपुर शैली में। ध्यान रखिएगा। तो इसकी विशेषता नंबर 1 क्या है? जयपुर शैली की कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण। कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण बताओ राजस्थान की कौन सी शैली में हुआ है? जयपुर चित्र शैली में। आगे देखिएगा नंबर 2 पर। अब देखो जो व्यक्ति ज्यादा पैसों वाला होता है ना वही अक्सर भीख दे पाता है। जिसके पास में बेचारा कि पहले ही कुछ नहीं हो तो वो क्या भीख देगा क्या? तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि राजस्थान की सबसे धनी रियासत कौन सी? जयपुर। और इनके पास में पैसे हैं तो ये क्या देंगे? भीख देंगे। अर्थात देखिएगा भिक्षा देती हुई नारी का चित्रण। भिक्षा देती हुई नारी का चित्रण ये भी बताओ कौन सी शैली में हुआ है? जयपुर चित्र शैली में। उसके बाद में मित्रों ध्यान रखिएगा नंबर 3 पर पैरों में जूतियां। पैरों में क्या? जूतियां। इनका चित्रण भी बताओ कौन सी शैली में हुआ है? जयपुर चित्र शैली में। अब देखो उसके बाद में जयपुर चित्र शैली में कुछ हवेलियां हैं जिन हवेलियों पर भित्ति चित्रण हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिएगा नंबर 1 पर है सामोद की हवेली। नंबर 1 पर बताओ कौन सी हवेली है? सामोद की हवेली। नंबर 2 पर है दुशाद की हवेली। सामोद की हवेली। नंबर 2 पर बताओ कौन सी? दुशाद की हवेली। नंबर 3 पर है नारायण पुरोहित की हवेली। नारायण पुरोहित की हवेली। और नंबर 4 पर है पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। नंबर 4 पर बताओ कौन किसकी हवेली है? पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। ध्यान रखिएगा मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये 4 हवेलियां सामोद की हवेली, दुशाद की हवेली, नारायण पुरोहित की हवेली और पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, इन हवेलियों पर भित्ति चित्रण कौन सी शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की। और जयपुर शैली की और क्या क्या विशेषता है? भिक्षा देती हुई नारी का चित्रण, कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण, उसके साथ में पैरों में जूतियों का चित्रण, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में लैला मजनू के चित्र मिलते हैं? तो लैला मजनू का चित्रण भी बताओ कौन सी शैली में हुआ है? जयपुर चित्र शैली में। जैसा कि आप जानते हो कि अपने भारत के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण प्रेमी जोड़े हुए थे, लैला और मजनू, और उस लैला मजनू का चित्रण भी बताओ कहाँ मिलता है? जयपुर शैली में। देखो एक बार फटाफट वापस रिवीजन बनवा रहा हूँ। जयपुर शैली कंप्लीट हो चुकी है कि जयपुर शैली प्रारंभ किसके समय हुई? सवाई जयसिंह के काल में। सवाई जयसिंह के 2 नाम याद रखने, एक तो मोहम्मद शाह और एक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह तो था इसका दरबारी मुगल बादशाह, और मोहम्मद शाह कौन था? दरबारी चित्रकार। मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह था उसने रज़्मनामा नामक सचित्र ग्रंथ किसको भेंट किया था? सवाई जयसिंह को। उसके बाद में देखिएगा सर्वाधिक व्यक्तिगत चित्रण कहाँ प्रारंभ हुआ था? जयपुर शैली में। और व्यक्तिगत चित्रण की जो शैली है उसे कहा गया छवि है शैली या पोर्ट्रेट शैली। आगे देखिएगा 2 चित्रकार, एक का नाम था साहिब राम और दूसरे का नाम क्या था? लालचंद। साहिब राम व्यक्तिगत चित्र बनाने में दक्ष था, जिसने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था, और लालचंद लड़ाइयों के चित्रण बनाता था, जैसे कि युद्धों के चित्रण, चौगान स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण। आगे आता है जयपुर शैली का स्वर्ण काल, और वो कहलाता है सवाई प्रताप सिंह का, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह के समय हवा महल का निर्माण हुआ था, सूरत खाना का विभाग निर्माण हुआ था, उसके बाद में गोणी खाने का निर्माण हुआ था, और उन सब में चित्रकारी भरपूर की गई थी। जितने भी चित्रकार थे उनको संरक्षण दिया था, उनको राजकीय सम्मान दिया था। तो स्वर्ण काल प्रताप सिंह का। लेकिन सवाई राम सिंह के काल में इस पर यथार्थवादी चित्रों का प्रभाव पड़ने लगा था, और वो अपने चित्रकारों की प्रवृत्ति को देखकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का निर्माण करवाता है, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कहलाती है। और राजस्थानी जयपुर चित्र शैली की विशेषता क्या थी? लैला मजनू का चित्रण, भिक्षा देती हुई नारी का चित्रण,
कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण, पैरों में जूतियों का चित्रण और 4 हवेलियां, नारायण पुरोहित की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, सामोद की हवेली और दुसाद की हवेली। इस प्रकार मित्रों ये जयपुर चित्र शैली के बारे में एक सामान्य से वीडियो था। इस प्रकार के अपन आमेर शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली, आमेर सब के बारे में एक एक वीडियो के बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।